गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का अगला वीडियो है। ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का सेकंड वीडियो है जो ये, इसमें टॉपिक गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक लेंगे। जो सेकंड वीडियो है ये ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। इसका सेकंड वीडियो है। तो टॉपिक का नाम है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन lungs and blood, lungs and blood and blood and cell and blood cells। लंग्स ब्लड में और ब्लड सेल के बीच में हम जितना भी हम सांस ले रहे तो हवा लंग्स में जा रही है। जो हम सांस ले रहे हैं हवा लंग्स में जा रही है। सांस लेंगे तो हवा लंग्स में जाएगी, लंग्स से ब्लड के अंदर जाएगी। अरे भाई सांस मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं तो लंग्स में गई, और लंग ऑक्सीजन मैंने ली लंग्स में गई, लंग्स से गई ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आई लंग्स में, कैसे क्यों चली जाती है? लंग की हवा ब्लड में क्यों चली जाती है? ब्लड की CO2 लंग में क्यों आ जाती है? इसका मैकेनिज्म क्या है वो पढ़ना है। ये ऑक्सीजन फिर ब्लड सेल तक लेके जाएगा। वो ऑक्सीजन सेल में कैसे चली गई, सेल की CO2 ब्लड में कैसे आ गई, ये टॉपिक अपना जो गैसियस एक्सचेंज। टॉपिक का नाम है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग ब्लड बीच में है। एक बार लंग्स और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होगा, एक बार ब्लड और सेल के बीच में भी होगा। ऑक्सीजन लंग से ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड से सेल में जाएगी। CO2 सेल से ब्लड में आएगी, ब्लड से लंग्स में, फिर बाहर। इसका मतलब पहले मैं टॉपिक लेता हूं लंग्स और ब्लड का। लंग्स और ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। पहले इसको समझने के लिए टॉपिक समझना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर, टोटल कई गैस है, मान लो सारी प्रेशर लगा रही है, उसमें एक गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। जितनी भी गैस है उनका प्रेशर और एक गैस का प्रेशर, टोटल प्रेशर में एक गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सिंगल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैस का मिक्सचर है, उसमें एक गैस जितना प्रेशर लगाएगी उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। टोटल प्रेशर जो लगा है उसमें एक गैस का प्रेशर कितना है, क्योंकि टोटल गैस में सारी गैस होगी, जो एक गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। हम बोलते हैं गैस हरदम हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाती है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में गैस जाती है। जो गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, या फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है। गैस जो जाती है किधर से किधर जाती है? गैस ज्यादा कंसंट्रेशन से ज्यादा अमाउंट से, कंसंट्रेशन का अमाउंट मानो तुम, जो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ गैस जाती है, या ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस जाती है। गैस जो मूव करती है ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर।
ज्यादा कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में गया, और ज्यादा कंसेंट्रेशन का मतलब ज्यादा पार्शियल प्रेशर, कंसेंट्रेशन पे पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन में, और ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ जाना, दोनों को डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, गैस ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन में जाए, इसको भी डिफ्यूजन बोलते हैं। गैस ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ जाए, इसको भी डिफ्यूजन बोलते हैं। जो तो डिफ्यूजन हो रहा है हमारे अंदर। अगर मैं बोलूं हमने सांस लिया, लंग्स में हवा चलेगी, ब्रीथिंग बता दिया था मैंने कैसे होती है। जो लंग्स की ऑक्सीजन ब्लड में क्यों गई? क्योंकि लंग्स में कंसेंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन की ब्लड की बजाय, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ब्लड की बजाय, इसलिए ऑक्सीजन गई। ऑक्सीजन ब्लड से सेल में क्यों गई? ब्लड में कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ऑक्सीजन का सेल की बजाय, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाएगी गैस जो है। CO2 ब्लड से लंग्स में, CO2 सेल से ब्लड में क्यों आई? सेल में CO2 का पार्शियल प्रेशर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड में कम है, इसलिए आई। CO2 ब्लड से लंग्स में कैसे आई? क्योंकि ब्लड में CO2 ज्यादा है लंग्स की बजाय। तो गैस जिस डायरेक्शन में जा रही है, समझ जाना, जिधर से जा रही है उधर कंसेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जिधर जा रही है उसमें पार्शियल प्रेशर या कंसेंट्रेशन कम है। इस टॉपिक में सिर्फ तुम्हारे को पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पढ़नी है। डिवीजन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन CO2 का। जो इस टॉपिक में सिर्फ तुम्हारे को पढ़ना है, इस टॉपिक में तुम्हारे को पढ़ना है, क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में पढ़ना है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्लड में कितना है, लंग्स में कितना है, सेल में कितना है। पार्शियल प्रेशर CO2 का ब्लड में कितना है, लंग्स में कितना है और सेल में कितना है। तो ये पढ़ना है तुम्हारे को। ऑक्सीजन और CO2 की पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पढ़नी है। ज्यादा से कम की तरफ जाएगा गैस, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाएगी डिफ्यूजन की वजह से। इसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं। डिफ्यूजन इसको बोलते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाना, डिफ्यूजन इसको बोलते हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाना। तो अपने को देखना है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बताऊंगा आपने। जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बताऊंगा, लंग्स में कितनी है, ब्लड में कितनी है, सेल में कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, देखते फिर। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ये लंग है, ये ब्लड है, ठीक है। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 100 mmHg, कुछ जगह 104 mmHg भी लिखा हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लंग्स में 100 mmHg लिया, कुछ बुक ने 104 लिया है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जिसको वीनस ब्लड बोल सकते हो, इम्प्योर ब्लड है। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होता है। अब बताओ, लंग एल्वेओली में 100 है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें 40 है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इधर ऑक्सीजन आएगी तब बढ़ के कितना हो जाएगा? क्योंकि 100 पार्शियल प्रेशर 100 है, इधर 40 है, तो ऑक्सीजन 100 से 40 की तरफ आएगी। जो ऑक्सीजन आएगी लंग एल्वेओली से ब्लड में आएगी, तो 100 से 40 की तरफ आएगा। लेकिन कितना हो जाएगा मैक्सिमम? इसका हो जाएगा 95 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 इधर है, 40 इधर है, 95 इधर है। 100 से 40 की तरफ ऑक्सीजन जाएगी, 95 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर जो। ठीक है यहां तक। अब सेल में पार्शियल प्रेशर कितना है?
सेल के अंदर, ये सेल है, सेल में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? हम बोले 40 होता है, 40 mmHg होता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सेल में 40 होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इधर आ जाएगी, हो गए। और जब ऑक्सीजन इधर आएगी तो दोबारा से 40 हो जाएगा इसका। 100 है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर, ब्लड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40, खराब ब्लड में, तो 100 से 40 की तरफ ऑक्सीजन आएगी तो बढ़ के कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ के कितना हो जाएगा? यहां पे अच्छे ब्लड के अंदर 95 mmHg ऑक्सीनेटेड ब्लड में। ये फिर ऑक्सीजन को टिश्यू को देगा, सेल या टिश्यू में है 40, तो 95 से 40 की तरफ जाएगा तो घट के 40 हो जाएगा। ये गैस का, ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज है जो लंग्स के बीच में, ब्लड के बीच में, सेल के बीच में ऑक्सीजन क्यों जा रही है? ऑक्सीजन लंग्स से गई ब्लड में, ब्लड से गई सेल में। पार्शियल प्रेशर इधर ज्यादा है इसलिए इधर आ गई, इधर ज्यादा है इसलिए इधर आ गई, जो डिफ्यूजन हो रहा है जो। ठीक है, यहां तक आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का केस, ये तो ऑक्सीजन का केस है। ये तो था किसका केस था? ऑक्सीजन का केस था। अब लेंगे CO2 का केस। CO2 का केस लेते हैं। इसी में CO2 का केस ले रहा हूं। ये सारे डेटा जो है ऑक्सीजन वाले हटा दी मैंने। ठीक है, यहां तक पार्शियल प्रेशर CO2 का लैग यूनिट होता है 40 mmHg, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होता है, कितना होता है? 45। ज्यादा किधर है? ब्लड में है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45, ब्लड में है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है ब्लड में। लंग्स में कितना है? 40 है। इधर 45 उधर 40। ब्लड किधर से किधर जाएगा? CO2 किधर से किधर जाएगी? CO2 इधर जाएगी। CO2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड से लंग्स में जाएगी और घट के कितना हो जाएगा? 40 mmHg। पार्शियल प्रेशर CO2 का खराब ब्लड में है 45, लंग्स में है 40, तो इधर से इधर चलेगी और घट के कितना होगा? 40 हो गए। सेल में कितना है? 45। तो जब ये ब्लड आया तो CO2 इधर से इधर गई और बढ़ के फिर 45 हो गई। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ऑक्सीनेटेड ब्लड का होगा। इसमें क्या हुआ है? लंग्स में एल्वेओली में है 40 mmHg और खराब ब्लड में 45, इसलिए CO2 45 से 40 की तरफ जाएगी। लंग्स में 40 और ब्लड में 45, ब्लड में 45 है, लंग्स में 40, तो 45 से 40 की तरफ चला जाएगा जो CO2 जो। ब्लड में 45 है, लंग्स में 40, तो 45 से 40 की तरफ चली जाएगी CO2 जो। और फिर सेल में 45 है तो फिर आ जाएगी इसमें 45 से। अरे भाई CO2 को बाहर फेंकनी है, सेल से ब्लड में जाएगा तो 45 से 40 की तरफ चला जाएगा। तो ब्लड में CO2 बढ़ गई, 45 हो गई। फिर लंग एल्वेओली में क्या हुआ? इधर 45 है, लंग्स में कम है तो 45 से 40 की तरफ चल जाएगा। यूं याद रख लो, CO2 45 to 40, 45 to 40, ये याद रख लो। जो CO2 कैसे किधर ट्रांसपोर्ट होती है? 45 से 40 की तरफ।
सेल 45, ब्लड 40, 45 से 40 की तरफ गई, ठीक है। फिर ब्लड का 45 हो गया, लंग्स में 40, 45 to 40, 45 to 40, ऐसे याद रखो, 45 to 40, 45 to 40। सेल में 45 है, ब्लड में 40 है, तो 45 से 40 की तरफ चला गया, तो इसका 45 हो गया। लंग का 40 है, फिर 45 से 40 की तरफ चला गया। और ऑक्सीजन में क्या था, 100 to 40, 95 to 40। लैंगर वैल्यू में 100 था, या 40 था, 100 से 40 की तरफ आकर 95 हो गया, फिर 95 से 40 की तरफ गया जो, ठीक है। एक डायग्राम है एनसीईआरटी का, जिसमें ये सारे वैल्यू दोबारा बतानी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है जो। तो एनसीईआरटी का डायग्राम में ले रहा हूं जो है अभी फिलहाल जो है। एनसीईआरटी का डायग्राम ड्रा करते हैं जो, ठीक है। तो ये हार्ट है, ठीक है, या लंग्स है। ऊपर लंग्स है, नीचे हार्ट है, और ये ले लो ब्लड वेसल, इसका नाम है सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी। यह है टिश्यू, सिस्टमिक आर्टरी है, टिश्यू है। ये सिस्टमिक वेन है, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन। एक तरफ सिस्टमिक आर्टरी है, एक तरफ सिस्टमिक आर्टरी है, एक तरफ सिस्टमिक वेन है जो, ठीक है। सिस्टमिक आर्टरी सिस्टम को ब्लड दे रही है, सिस्टमिक वेन सिस्टम से वापस ले रही है ब्लड। दूसरा, लंग्स को ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, पल्मोनरी वेन से बाहर वापस आ गया। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, पल्मोनरी वेन में आ गया। तो पता है एनसीईआरटी की बुक ने सिस्टमिक आर्टरी के अंदर 65% ऑक्सीजन और CO2 का कितना होता है ये बता रखा है, टिश्यू में कितना होता है, सिस्टमिक वेन में कितना होता है। तो याद रखना होगा, सिस्टमिक आर्टरी ब्लड देख के आ रही है ऑर्गन को, सिस्टमिक आर्टरी जो है क्या करती है, सिस्टमिक आर्टरी ऑर्गन को ब्लड देख के आ रही है। अच्छा ही ब्लड होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, CO2 कम होगी, सीधी सी बात है। जो ऑर्गन को खराब ब्लड तो देके जाएगी नहीं है, अच्छा ब्लड देके आएगी, अच्छा ब्लड देके आएगी तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी और CO2 कम होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, CO2 कम होगी। कितनी होगी ऑक्सीजन, 65% ऑक्सीजन का होगा 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सिस्टमिक आर्टरी में, ऑर्गन को देके आ रही है। तो ऑक्सीजन, तो हमने कहा था ऑक्सीजन लंग्स के पास आके, लंग्स से ऑक्सीजन आई थी तो 95 हो गया था। तो हार्ट की लेफ्ट साइड में भी ये वैल्यू 65% ऑक्सीजन की 95 कहां मिलेगी, पल्मोनरी वेन में, क्योंकि लंग्स से ब्लड आया तो अच्छा ब्लड होता है। जो हर वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है। हर वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीनेटेड ब्लड है क्योंकि लंग्स से आई है। और बाकी के ऑर्गन से जो आती है वेन, उनमें तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आई है, ऑक्सीजन देख के आई है। हर आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं होता, वो ऑक्सीजन लेने जा रही है तो खराब ब्लड है उसमें जो। तो कहां कहां ये वैल्यू है, 95 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है 95, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 95, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 95 है। इसका मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड है 95 होना चाहिए, जहां पे भी ब्लड ऑक्सीनेटेड होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 होगा। तो कहां का, पल्मोनरी वेन,
इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि लंग से आई है, तो इसमें ये वैल्यू इसमें भी है। लेफ्ट साइड का हेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो यही वैल्यू है, और सिस्टमिक आर्टरी में भी यही वैल्यू है। मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे मैंने ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको डॉट मार दिए मैंने, जो इनमें 5% ऑक्सीजन इतना है, CO2 कितना है, ठीक है। 5% टिश्यू में अभी बताया था मैंने, 5% ऑक्सीजन का कितना होता है, CO2 का कितना होता है। सेल के अंदर 5% ऑक्सीजन कितना है, सेल के अंदर 5% ऑक्सीजन का कितना है और CO2 का कितना है। 95 इधर ऑक्सीजन का था 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45। अभी मैंने बता दिए थे, अभी टिश्यू में बताया था ऑक्सीजन का 40 है और CO2 का 45 है। इधर कितना बताया था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। 5% ऑक्सीजन 95 से 40 की तरफ गई, ऑक्सीजन 95 से ऑक्सीजन की तरफ गई, 40 की तरफ कितना हो गया 40, CO2 का 45। अरे भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है और सेल में 40 है, तो 95 से 40 की तरफ चला जाएगा और ब्लड का भी 40 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का सेल में 45 है, ब्लड में 40 है, तो 45 से 40 की तरफ आ जाएगा और इसका CO2 का 5% बढ़ जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर मैंने करवा दिए, ये डायग्राम से बता रहा हूं। ऑक्सीजन जो मैंने अभी बताए थे डायग्राम्स में, टिश्यू की वैल्यू मैंने बताई थी, 5% ऑक्सीजन का कितना है, CO2 कितना है। और लंग्स की और डेटा है, याद रख लेना। जो 5% लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का कितना बताया था, अभी मैंने गैसीय एक्सिस दिखा रहा था, अलग अलग दिखाया था ऑक्सीजन CO2 का। 5% ऑक्सीजन का कितना था लंग्स एल्वेली में 40, CO2 का 45, सॉरी CO2 का 40 और इसका तो अभी बताया था 100। 5% ऑक्सीजन का अभी मैंने लंग्स में बताया था 100 भी बताया था, 104 भी बताया था। और CO2 का कितना बताया था मैंने, ऑक्सीजन का तो 100 हो गया, CO2 कितना बताया था 40, तभी तो 45 से 40 की तरफ जाएगा। तो ये डायग्राम भी कर लेना, एनसीईआरटी का डायग्राम है जो। और दो डेटा और बोल रहा हूं मैं, जो एटमोस्फियर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फियर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में होता है, एटमोस्फियर में होता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमोस्फियर में होता है 159 mmHg। और जो हम सांस छोड़ते हैं इसमें भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का काफी ज्यादा होता है। कितना होता है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है जो हवा छोड़ते हैं उसमें, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इन एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 116। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हवा में होता है 159, हवा में होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159। और जो सांस छोड़ते हैं उसमें होता है 116 mmHg। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं उसका, जो हवा छोड़ी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एक्सपायर्ड एयर में, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 32। जो सांस छोड़ते हैं उसमें पार्शियल प्रेशर CO2 का होता है 32 mmHg और जो अंदर लेके गए उसमें है 159 mmHg। ठीक है, तो ये टॉपिक था तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज लंग्स और ब्लड के बीच में, ब्लड और सेल के बीच में जो है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर वैल्यू याद करनी है। ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर में ब्लड जा रहा है, जो ऑक्सीजन जा रही है, CO2 जा रही है ज्यादा से कम की तरफ, डिफ्यूजन है जस्ट। चलो अब अगला टॉपिक क्या लेकर जो है
स्टार्ट करता हूं रेस्पिरेटरी पाथ। जिस जिस रास्ते से हवा जाती है उस रास्ते को पढ़ेंगे अब। मैं लिखूंगा रेस्पिरेटरी पाथ। रेस्पिरेटरी पाथ लेते हैं, स्टार्ट करता हूं जो है। स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करता हूं। नाक के छेद को क्या बोलते हो? नोस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर। नोज की जो ओपनिंग बॉडी के बाहर खुलती है उसको नोस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ नोज toward which open into nasal chamber। समझ गए? नाक के इस छेद को क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल या एक्सटर्नल एयर। नोस्ट्रिल या एक्सटर्नल एयर क्या होती है? नाक के छेद को बोलते हैं। छेद को, नाक का ये छेद है, इसको नोस्ट्रिल एक्सटर्नल एयर बोलते हैं। कहां खुलता है? नाक के अंदर खाली जगह को नेजल चैम्बर बोलते हैं। नाक के अंदर एक खाली जगह है नेजल चैम्बर। नोस्ट्रिल कहां खुलता है? नेजल चैम्बर में खुलते हैं। नाक का छेद नोस्ट्रिल, अंदर नेजल चैम्बर है, उसमें खुल गई। ठीक है। अब मैं लेता हूं नेजल चैम्बर के ऊपर। ये अंदर खाली जगह को नेजल चैम्बर बोलते हैं। ये टॉपिक ले रहा हूं जो नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बीच में क्या है? ये बीच में क्या है? नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम डिवाइड नेजल चैम्बर इंटू टू पार्ट्स। इस नेजल चैम्बर को दो पार्ट में, इस नेजल सेप्टम ने डिवाइड कर दिया जो। ठीक है, चलो। नेजल चैम्बर के तीन पार्ट हो। ये जो नेजल चैम्बर है इसके तीन पार्ट होते हैं जो बाहर से अंदर की तरफ। नेजल चैम्बर को नेजल सेप्टम ने डिवाइड कर दिया दो चैम्बर में। तीन पार्ट होते हैं नेजल चैम्बर के जो, थ्री पार्ट्स ऑफ, तीन पार्ट्स नेजल चैम्बर के। नेजल चैम्बर अंदर खाली जगह है, इसके तीन पार्ट होते हैं जो नेजल चैम्बर के। वेस्टिबुलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, ओल्फैक्टरी पार्ट। ठीक है, हम बोलेंगे सबसे पहला पार्ट नोस्ट्रिल। नेजल चैम्बर के किस पार्ट में खुलते हैं? ये नोस्ट्रिल छेद है, किस पार्ट में खोलेंगे नोस्ट्रिल? नाक के जो छेद है नोस्ट्रिल किस पार्ट में खोलेंगे? वेस्टिबुलर पार्ट में खोलेंगे। अंदर ये वेस्टिबुलर पार्ट है। तो नोस्ट्रिल ओपन इनटू दिस पार्ट। ये जो नोस्ट्रिल है नेजल चैम्बर में खुलते हैं जो। ये नोस्ट्रिल या छेद है, किसमें खुलते हैं? नोस्ट्रिल या छेद है वेस्टिबुलर पार्ट में खुलते हैं। और हेयर भी होते हैं, यहां पे हेयर है वेस्टिबुलर पार्ट में, हेयर होते हैं। अरे भाई ये वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के ऊपर है वेस्टिबुलर पार्ट। हेयर प्रेजेंट, जो डस्ट पार्टिकल की एंट्री को रोकते हैं, विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, पहला पार्ट वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर पार्ट के ऊपर कौन सा पार्ट है? रेस्पिरेटरी पार्ट।
पहला पार्ट वेस्टिबुलर था, दूसरा रेस्पिरेटरी पार्ट है। यहां पे एयर के अंदर कुछ चेंज आते हैं, इसलिए इसका रेस्पिरेटरी गैस जो है उसमें कुछ चेंज आते हैं, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं। सम चेंजेस अकर इन एयर इन दिस पार्ट सम चेंजेस अकर इन द एयर। हवा में कुछ चेंजेस लाएंगे रेस्पिरेटरी पार्ट में, जो कुछ चेंज आएंगे रेस्पिरेटरी पार्ट में, जो रेस्पिरेटरी पार्ट में कुछ चेंज आएंगे, ठीक है। वो क्या चेंज है वो बता रहा हूं। जो पहला है वार्मिंग, एयर इज वार्म्ड बाय हीट। हवा जो होती है उसको गर्म करते इस पार्ट में, हवा गर्म हो जाती है इस पार्ट में। जो हवा जो है इस वेस्टिबुलर पार्ट में, सॉरी रेस्पिरेटरी पार्ट में हवा गर्म हो जाती है। जो तुम बोलो कि गर्म की क्या जरूरत पड़ेगी, अरे भाई अब महीना कौन सा चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, नहीं नवंबर चल रहा है, ठंड आ गई है, ठंडी हवा लंग्स में चली जाए तो खराब नहीं कर देगी लंग्स को। जो इसलिए ठंडी हवा लंग्स को नुकसान कर देती है, इसलिए इस पार्ट में हवा को गर्म करके भेजी जाती है अंदर लंग्स में, तो वार्मिंग होती है इस पार्ट में। जो बोलती गर्मी में तो उल्टा है, बाहर की गर्म हवा अंदर को लंग्स को खराब कर देगी, वहां कूलिंग होती है। जो कूलिंग भी करता है ये पार्ट, वार्मिंग कूलिंग। अगर ड्राई एयर लंग्स में चली गई वो भी दिक्कत करेगी। जो तो ड्राई एयर को नमी दी जाती है इस पार्ट में, जो मॉइस्चरिंग। मॉइस्चर देने को मॉइस्चरिंग बोलते हैं। जो तो मॉइस्चर भी दी जाती है ड्राई एयर को इस पार्ट में। जो इसके अलावा स्टरलाइजेशन भी होता है। जो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है हवा को माइक्रोव फ्री बनाना, स्ट्राइल कर देना। स्ट्राइल मतलब माइक्रोव नहीं होंगे हवा में, ऐसी जगह चले गए जहां बैक्टीरिया शरीर बाहर जो वो अंदर चले गए तो हमारे को बीमार कर देंगे, तो बैक्टीरिया को मारा जाता है इस पार्ट में। जो स्टरलाइजेशन किया जाता है, इसलिए इसका नाम है स्टरलाइजेशन। तो बहुत जरूरी है। अब बताओ नाक से सांस लेना बढ़िया है या मुंह से सांस लेना बढ़िया है? तो बोलिए नाक से बढ़िया है, ये काम हो जाएंगे। मुंह से सांस लेने से ये काम थोड़ी होंगे। इन सारे फंक्शनों को जो रेस्पिरेटरी पार्ट में होते हैं इसको बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ एयर। कंडीशनिंग ऑफ एयर। हमारा एसी भी तो एयर कंडीशनिंग करता है। बाहर कितनी भी गर्मी हो, कितनी कूलिंग कर देता है। जो एयर 20 पे भी तुम रख सकते हो, तो 20 डिग्री टेम्परेचर पे भी रखते हो, 15 पे भी रखते हो, 5 डिग्री पे भी रखते हो। लंग्स के रिमोट से जैसा चाहो वैसा रख सकते हो हवा को, जो कितनी ठंडी लेनी है या बाहर करनी है। तो इसको एयर की कंडीशनिंग बोलते हैं, हवा की गर्मी और सर्दी को कंट्रोल करना। जो तो लंग्स का जो है रेस्पिरेटरी पार्ट जो है नजर चल रहा है वो एयर की कंडीशनिंग करता है। एयर की कंडीशनिंग करता है रेस्पिरेटरी पार्ट। नोज के अंदर जो रेस्पिरेटरी पार्ट हो एयर की कंडीशनिंग करता है। इसलिए बोलते हैं नेजल ब्रीथिंग, नाक से सांस लेना ओरल ब्रीथिंग से अच्छा है। एयर लंग्स नोज एयर की कंडीशनिंग कर रहा है, गर्म हवा को ठंडी कर रहा है, ठंडी को गर्म कर रहा है। इसलिए इन काम की वजह से नेजल ब्रीथिंग इज सुपीरियर देन ओरल ब्रीथिंग। ओरल ब्रीथिंग बोलते मुंह से सांस लेना, ओरल ब्रीथिंग बोलते मुंह से सांस लेना, नेजल ब्रीथिंग बोलते नोज से सांस लेना। तो कौन सी बढ़िया है, नेजल ब्रीथिंग बढ़िया है, ओरल ब्रीथिंग बढ़िया है? नाक से सांस लेने को नेजल ब्रीथिंग बोलते हैं, मुंह से सांस लेने को ओरल ब्रीथिंग। कौन सी बढ़िया हुई? नाक वाली बढ़िया है, नेजल ब्रीथिंग बढ़िया है, क्योंकि एयर की कंडीशनिंग हो जाती है इसमें, जो ओरल ब्रीथिंग की बजाय। जो 2 पार्ट हो गए, नाक का वेस्टिबुलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। तीसरा ओल्फैक्टरी पार्ट होता है। ओल्फैक्टरी जो हम चीजों को सूंघते हैं, जैसे स्मेल आ रही है इसमें, जो वो सूंघूंगा कौन से पार्ट से? स्मेल में नोज के अंदर सारा पार्ट स्मेल में काम नहीं आता है, सूंघने में काम नहीं आता है, ओल्फैक्टरी पार्ट आता है। ओल्फैक्टरी पार्ट
स्मेलिंग में काम आता है, स्मेल डिटेक्शन में, स्मेल डिटेक्शन में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, बोन भी होती है अंदर, नेजल चैम्बर में बोन भी होती है। जो नेजल चैम्बर जो है नेजल चैम्बर में बोन होती है। नेजल चैम्बर में हड्डियां होती है, बोनी रिज है, बोन मत बोलो, बोनी रिज बोलो। बोन के अंदर रिज या उभार होते हैं, बोन के अंदर उभार होते हैं जिनको बोनी रिज बोलते हैं। और उन बोन, नाक के अंदर बोन के उभार को क्या बोलते हैं, नेजल कोंकाई। नेजल चैम्बर में जो बोन के उभार होते हैं उनको नेजल कोंकाई बोलते हैं। जो और तीन होते हैं, जो सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, तीन नेजल कोंकाई होती है। ऊपर वाला सुपीरियर, बीच वाला मिडल और इंफीरियर, नीचे वाला इंफीरियर नोजल कोंकाई, इंफीरियर नेजल कोंकाई। ठीक है, चलो ये नेजल चैम्बर के बारे में था। जो है नेजल चैम्बर का जो छेद सबसे अंदर खुलेगा उसको क्या बोलोगे, इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर क्या होता है, नाक का, नेजल चैम्बर का वो छेद जो फेरिंक्स में खुलेगा। दिस ओपनिंग ओपन into the pharynx. इंटरनल लेयर अंदर फेरिंक्स से खुलता है। जो इंटरनल लेयर कहां खुलेगा, फेरिंक्स से खुलेगा। और तुम्हारे को पता है इंटरनल लेयर के ऊपर ढक्कन होता है जिसको क्या बोलते हो, इंटरनल लेयर पे कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इंटरनल लेयर के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर इंटरनल लेयर पे, उसको बोलते हैं ओला। अंदर ऊला, इंटरनल लेयर पे लगा, मुंह खोल के देख रहे हैं, इंटरनल लेयर पे ऊला लगा मिलेगा। ठीक है, यहां पे और भाई तो इंटरनल लेयर भी हो गया, जो ऊला भी हो गया। अब हम आते हैं, कुछ टर्म्स ले लेता हूं मैं छोटी छोटी जो इस चैप्टर की। जो अब लेना है मेरे को टॉपिक, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है। लंग्स के बाहर मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लूरल्स क्या है, दीज आर टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन होती है अराउंड लंग्स। लंग्स के बाहर दो मेम्ब्रेन होते हैं जिनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। बाहर वाली को क्या बोलते हैं, लंग्स की तरफ है उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये दो है एक साथ। आउटर प्लूरॉन इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरॉन। बाहर वाले को बोलेंगे पैराइटल प्लूरॉन, अंदर वाले को इनर प्लूरॉन इज विसरल प्लूरॉन। बाहर वाली प्लूरॉन को बोलेंगे पैराइटल, अंदर वाले को बोलेंगे विसरल।
पैराइटल, अंदर वाले को विसर्ग। दोनों के बीच में खाली जगह को बोले प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी, कैविटी बिटवीन टू प्लूरोन। दो प्लूरोन के बीच में खाली जगह है, इसको बोलेंगे प्लूरल कैविटी। प्लूरोन मेम्ब्रेन की बीमारी को बोलेंगे प्लूरिसी। प्लूरिसी, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरोन मेम्ब्रेन। लंग्स के बाद दो प्लूरोन है, पैराइटल विसर्ग, उनके बीच में प्लूरल कैविटी है और उसकी बीमारी को प्लूरिसी बोलेंगे। जो पानी भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? दो प्लूरल कैविटी, अरे भाई दो लंग्स के बाद दो मेम्ब्रेन है, अंदर वाली विसर्ग, बाहर वाली पैराइटल, प्लूरोन है, उनके बीच में खाली जगह तो प्लूरल कैविटी बोलोगे। पानी भरा होगा उसको क्या बोलोगे? प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड फाउंड बिटवीन टू प्लूरॉन्स। दो प्लूरॉन के बीच में खाली जगह को तो बोलेंगे प्लूरल कैविटी, उसमें पानी भरा होगा उसको प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। लंग्स के बाद दो मेम्ब्रेन है, प्लूरल दो मेम्ब्रेन है लंग्स के बाद, पैराइटल विसर्ग प्लूरॉन, उसके बीच में खाली जगह को प्लूरल कैविटी बोलेंगे और प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होगा उसको प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। और प्लूरल की बीमारी को प्लूरिसी बोलेंगे। प्लूरल मेम्ब्रेन जो उसकी बीमारी को प्लूरिसी बोलेंगे। प्लूरिसी की दो टाइप होती है, अभी नहीं करा रहा मैं, जो बाद में कराऊंगा। जो ये वीडियो इतना ही बनाएंगे बेटा, जो है टाइम हो गया इस वीडियो का, तो आगे कंटिन्यू है चैप्टर, तो आगे क्या टॉपिक लेंगे डिसाइड करेंगे बाद में, जो है फिलहाल आज इतना ही कराऊंगा। ठीक है बेटा।